नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, जिसके बारे में मैं एक बार और बता दूं, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें एकदम लिमिटेड चीज़ें पढ़नी हैं। हार्डली आपकी 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, लेकिन इसके क्वेश्चन अगर आप नोट्स बनाएँ और हमारे साथ पढ़ें तो इसके क्वेश्चन आप श्योर कर सकते हैं। तो ये एक हाईली स्कोरिंग सेक्शन में आता है और इसके क्वेश्चन मैं जहाँ तक आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या है स्टैटिस्टिक्स, मैं शुरू से 0 से एडवांस लेवल तक आपको बताऊँगा। एडवांस लेवल तक बताऊँगा, एडवांस में ये नहीं है, ये सिर्फ JEE मेन में पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है कि हम जो कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, कोई भी डेटा हमने कलेक्ट किया उसको एनालिसिस करते हैं, उससे रिलेटेड कई सारी क्वांटिटीज़ डिफाइन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, मैथमेटिकल क्वांटिटीज़, और उससे वेरियस कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो उसी को कहते हैं, उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। आगे चल के स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स 2 ब्रांच हो जाती हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक डेटा वाइज पूरा बड़ा मार्केट है और इसमें ये सब चीज़ें तो आगे की हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है। जैसे अगर आपका JEE मेन में हमें परफॉर्मेंस डिसाइड करना है तो हम आपको 4-5 टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट, और उसके नंबर पे हमें आपको ये गेस कर सकते हैं या मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आप JEE मेन में क्या करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, 4 मॉक टेस्ट के आपके नंबर देखे, फिर ये वेरियस कंक्लूजन हमने आपके सामने ड्रॉ किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो यही सारी चीज़ें एक एक करके हमें 1 बाई 1 पढ़नी है। अब डेटा के बारे में अगर बात करें, पहले सुनिएगा फिर बाद में ये सब लिखिएगा, ठीक है ना। डेटा 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं अनग्रुप डेटा, एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, और एक होता है कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। तो हम लोगों के सिलेबस में क्या क्या है, लिमिटेड चीज़ें हैं बच्चों। सेंट्रल वैल्यूज़ हैं। सेंट्रल वैल्यूज़ किसको कहते हैं? मीन, मीडियन, मोड को। मीन में हम लोग अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन पढ़ते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं। मीडियन, मीडियन क्या होता है? ये पोजिशनल एवरेज होता है, मीडियन और मोड। ये क्या है? स्टैटिकल एवरेज है। इसमें क्या होता है कि मीन और मीडियन में क्या करते हैं, एक बार मैं व्यू दे दूं। जैसे हम लोगों ने 10th में पढ़ा है या पहले पढ़ा हुआ है 11th-12th में, कि जब डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए तो उसमें जो सेंट्रल वैल्यूज़ होती है उसी को कहते हैं हम लोग मीडियन। मैं वैसे प्रॉपर लिखवाऊँगा इन सबको, और ये सेंट्रल वैल्यूज़ पढ़ लेंगे तो हम लोग मीन, ये तीनों क्वांटिटी जो होती हैं डिस्पर्जन मेजर करने का तरीका। डिस्पर्जन मतलब डेटा का स्कैटनेस, सेंट्रल वैल्यूज़ के अलावा कितना है उसको कहते हैं डिस्पर्जन। तो हमें रेंज के बारे में पढ़ना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ना है, मीन डेविएशन पढ़ना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। उसके बाद वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हमें यूज़ करना है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ना है। तो ये तो पढ़ना है। और डेटा का जहाँ तक मैंने कहा कि ये 3 टाइप के आपको दिखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। एक होता है इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल, या आप इसको अनग्रुप्ड भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे हम मान लीजिए क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हैं और उनका हमने टेस्ट लिया, तो हम 10 स्टूडेंट के पास गए, उनकी वैल्यूज़ पूछा और उनको हमने यहाँ तक लिख दिया। ये अनग्रुप्ड है। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, है ना, डिस्क्रीट, स्पेलिंग देख लेना, फ्रीक्वेंसी डेटा। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हमने टेस्ट लिया, X1 नंबर पाने वाले आपके F1 स्टूडेंट हैं, X2 नंबर पाने वाले F2 स्टूडेंट हैं, X3 नंबर पाने वाले F3 स्टूडेंट हैं। तो इस तरह के डेटा को और भी बना सकते हैं। इसको कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ डेटा रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से इंडिविजुअल ना लिख के इस तरह से, मतलब उसको टेबल के फॉर्म में लिखना, प्रेफरेंस दिया जाता है। और एक होता है कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा, मतलब ये इस तरह से दिया रहेगा कि यहाँ पे क्लास दिया रहेगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये इस तरह से रहता है। जैसे मान लीजिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है ना, और यहाँ 5, 10 और 6 लिखा है। तो इस तरह के जो डेटा होते हैं और भी लिख सकते हैं, तो इसको कहते हैं कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। हमारे सिलेबस में मेनली आपका या तो अनग्रुप से रिलेटेड आता है मोस्टली, या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वाला आता है। हम लोग कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाले डेटा को भी देखेंगे, लेकिन लास्ट में देखेंगे। तो पहले सिलेबस क्या है वो हमने बताया, सेंट्रल वैल्यूज़ पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड। फिर
कहो कि डिस्पर्जन बताएंगे जिसको कह रहे हैं आप स्कैटनेस ऑफ द वेरिएबल अबाउट देयर सेंट्रल वैल्यूज़ ये तीनों होती हैं। लकली हमें दोनों के बारे में ही पढ़ना है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये जैसे जैसे आएगा इनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस और कैसे क्वेश्चंस में ये इन्वॉल्व होंगे एक एक करके हमने कहा कि पूरा इंटायर सिलेबस में हमें डेटा 3 तरह का दिखेगा। एक अनग्रुप्ड मतलब अलग अलग, एक होता है ग्रुप में 2 पार्ट होते हैं, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब x1 डेटा f1 टाइम्स दिया है, x2 डेटा f2 टाइम्स, x3 डेटा f3 टाइम्स एंड सो ऑन। कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी में क्लास दिया रहेगा और ये फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। कभी कभी क्या होता है कॉन्टीन्यूस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 0 से 10 है और ये 10 से 20 है। इसमें 10 वाले नंबर्स को यहाँ काउंट करते हैं। जैसे कोई बच्चा 10 मार्क्स पाया है तो उस यहाँ पे है, और ये अगर गैप रहता है तो हम लोग क्या करते हैं इसको कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा में बना देते हैं। जैसे ये मान लीजिए 0 से 10 रहता और 11 से 20 रहता, तो इसको 10.5 कर देते, इसको 10.5 कर देते। उसका एक रूल होता है लेकिन वो उतना सिलेबस में पूछा नहीं जाता है। तो ये पहले आराम से आप लोग नोट कर लीजिए। हम साइड हो गए हैं और इसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं मीन में होता है अर्थमेटिक मीन बहुत सिंपल सी चीज़ है, एवरेज। अर्थमेटिक मीन मतलब सिंपली एवरेज। तो ये अनग्रुप डेटा के लिए है आपका x1 x2 x3 अगर डेटा की वैल्यूज़ हैं तो x बार की वैल्यू होती है x1 + x2 + x3 + xn/n, ये n लिखा हुआ है। और इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सभी ऑब्जर्वेशंस का सम किया आपने और ये टोटल ऑब्जर्वेशन, इसको सिग्मा नोटेशन में समेशन xi/n भी लिखते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में अब x1 को क्या करेंगे, x1 f1 टाइम्स ऐड करेंगे और xn को f10 टाइम्स और सबको ऐड करेंगे तो उसी को बोलते हैं समेशन fi xi/, समेशन fi, और समेशन fi को ही हमने n लिखा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तीसरा होता है कि इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी चलती हैं। शॉर्ट ट्रिक्स कैसे चलती हैं, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, तीसरा होता है इसमें, अगर आप पूछोगे कि सर इसका क्या करेंगे, हमने कहा था कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या किया जाएगा, तो इसका तरीका हमने जैसे बताया था ना बच्चों कि इसमें क्या करते हैं कि आप एक क्लास लेते हो और जैसे हमने ये एक एग्जांपल दिया था 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 20 से 30 मान लीजिए इतना ही है, और ये सपोज है 5, 6 और ये 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देखिए, इसका मिड वैल्यूज़ लेते हैं, मिड वैल्यूज़, और मिड वैल्यूज़ क्या होगा, 0 + 10/2 करोगे तो 5 आएगा, यहाँ 15 आएगा और यहाँ 25 आएगा। और उसके बाद सेम फॉर्मूला है ये अप्लाई कर देते हैं। मिड वैल्यूज़ मतलब इसी को xi कहा जाता है और समेशन ऑफ fi xi/, समेशन ऑफ fi किया जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही है, बस x1 x2 x3 अप टू xn क्या है, क्लास की मिड वैल्यूज़ हैं, बीच वाली वैल्यूज़ हैं, मिड वैल्यूज़, मिड MID वैल्यूज़ हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुछ है नहीं, स्पेशली इसको आप याद रखना, ये ऑटोमेटिक हम लोगों को याद रहता है। और तीसरा अगर स्केप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हमने अभी तक बताया है, अर्थमेटिक मीन के बारे में बताया है। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, समेशन ऑफ fi xi होल डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 4 प्लस 8 × किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं 5, 11 × 6, 14 × 10 और 17 × 20 होल डिवाइडेड बाई इनका सम 30, 36, 40, 45। तो ये वैल्यूज़ हैं 606/45। आप ये कैलकुलेशन कर लेना, जिसका हमारे पास आंसर है 13.47। बिना टाइम नुकसान किए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। आगे चल के इसी का मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब पढ़ेंगे, है ना। इसमें यही होता है, इसका मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे। मीन तो हमने निकलवा दिया, यही सब करना है आपको। इसके अलावा न दाएँ न बाएँ, एकदम टारगेट पे हिट करना है। तो क्या किया हमने, कहो कि सिंपल सा फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के बाद इस तरह से लिख दिया। अब इसमें देखो क्या होता है, दो तरीके होते हैं मीन निकालने के। एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड,
एज्यूम मीन का मतलब होता है कि हम अपनी तरफ से एक आर्बिट्रेरी मीन मानते हैं और फिर टेबल को नए सिरे से प्रिपेयर करते हैं और फिर आंसर करते हैं, उससे भी हमारा मीन का आंसर सेम आएगा। एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, उसको मैं 1 बाई 1 डिस्कस करता हूँ। एक और इसमें क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मान लीजिए ये हमसे पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या करेंगे? फर्स्ट नेचुरल मतलब 1 + 2 + 3 से लेकर n तक का सम, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? n। तो इसका आंसर होता है n × n + 1/2 सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होल डिवाइडेड बाई n। तो फाइनली आ जाएगा n + 1/2 के इक्वल। इसी को कहते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n + 1/2 के इक्वल। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। n + 1/2 इज द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर एंड फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हुआ? भूलोगे तो नहीं ना? चलिए अब हम आपको बताते हैं स्टेप डेविएशन मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो एज्यूम मीन क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये x1 x2 x3 अप टू ये सपोज n वेरिएबल्स पहले से दिए हैं, हम इंडिविजुअल डेटा के लिए बता देते हैं। तो और आपको ये देखने से पता चल रहा है ये वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो आप क्या करते हो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी पता है तो उससे भी कर सकते हैं। आप एक वेरिएबल y मानते हो और a को लिख लेते हो एज्यूम मीन, और आप क्या करते हैं x1 - a, x2 - a, x3 - a, इस तरह की वैल्यूज़ आप लिख देते हैं xn - a करके। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे सर हमने एक प्रकार से नया वेरिएबल ट्रीट किया है xi - a, लेकिन आपको तो x बार निकालना था। तो x बार की वैल्यू हम लोग बाई डेफिनेशन जानते हैं समेसन xi होल डिवाइडेड बाई n। अब xi की वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे, तो a प्लस x क्या लिखेंगे di होल डिवाइडेड बाई समेसन i वेरी फ्रॉम 1 to n/n। तो ये हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो a n टाइम्स, तो n टाइम्स a प्लस समेसन ऑफ di होल डिवाइडेड बाई n। तो अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो a प्लस d बार हो जाएगा। इसके लिए आप बच्चों एक याद रखना कि अगर yi की वैल्यू 6xi एक लीनियर रिलेशन फॉलो करता है प्लस 7 है, तो आप यहाँ पे y बार लिखोगे अगर, तो 6x बार प्लस 7 लिखना होगा, है ना। और ये रिलेशन हमेशा होता है। कभी कभी क्या होता है कि इस टर्म को निकालते हैं, सिंपल सिग्मा की प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। डी आई हमने कहा कि आप नंबर्स को घटा दो, ये छोटे नंबर्स दिखते जाएंगे, और ए आपका इनमें से कोई हो सकता है या नया कोई हो सकता है। तो आप ये लिख रहे हैं इन जनरल, तो आपको एक्स बार निकालना था, तो इस टर्म को इधर ले गए, हमने यहाँ लिखा, सिग्मा ब्रेक किया, ए प्लस डी बार आया, जैसे ये बताया। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम ये जो डी आई है इसको अगर ऐसे लिखे होते, तो यहाँ से हमें एक्स आई की वैल्यू लिखनी होती ए प्लस एच इंटू डी आई, तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एच इंटू डी बार के इक्वल, है ना। इसको भी ध्यान रखना। क्लियर? आप चाहें तो इसको यू आई लिख सकते हैं, या जैसे है वैसे लिखिए, ये एच डी बार है। डी बार मतलब मीन निकालेंगे, एच से मल्टीप्लाई करेंगे। एच नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्लास लेंथ होती है। जैसे मैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 बोल रहा था ना, तो वहाँ पे एच की वैल्यू है 10। क्लियर? तो ये होता है एज्यूम मीन मेथड। ये हम शौकिया नहीं करते हैं, ये हम तब करते हैं जब आपका जो डेटा है वो अगर लॉन्ग जाए, कैलकुलेशन लेंदी जाए, तो आप एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ही होता है इसमें। तो मैंने अभी तक अर्थमेटिक मीन बताया तीनों तरीके का, एज्यूम मीन बताया, बेसिक का क्वेश्चन भी कराया। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो इसमें क्या होता है वेटेड मीन में, कि अगर हमें जो फ्रीक्वेंसी है ना उसकी जगह पे वेट काम करता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाऊं, तो आपका सपोज़ जो पेपर होने वाला है जेईई एडवांस का, वो पेपर 1 पेपर 2 है, और कहा जाएगा, वैसे होता नहीं है, सबका इक्वल प्रायोरिटी होता है, लेकिन कहा जाएगा पेपर 1 का 60% और पेपर 2 का 40% वेट काउंट होगा।
तो आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना है तो क्या करोगे, पेपर 1 का स्कोर अपॉन मल्टीप्लाइड बाई 60 प्लस पेपर 2 का स्कोर अपॉन 40 अपॉन 100 कर दोगे। यही चीज़ होती है वेटेड अर्थमेटिक मीन में। मैं जैसे ये कह रहा हूँ कि जैसे x की ये वैल्यूज़ हैं x1, x2, x3 अप टू xn, और इसके वेट अगर दिए हुए हैं, वेट मतलब वेटेज ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 से लेकर ओमेगा n तक, तो ये वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है। इसको ऐसे लिखते हैं x1 ओमेगा 1 प्लस x2 ओमेगा 2 अप टू xn ओमेगा n होल डिवाइडेड बाई डायमेंशनली। हमें वेट को कैंसिल आउट करना है, तो आप कह सकते हो एक प्रकार से ये फ्रीक्वेंसी का रोल प्ले कर रहा है। इसी को कहते हैं वेटेड मीन, है ना। जैसे एक क्वेश्चन कर लें तो ये लिखा हुआ है फाइंड द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट n natural number when their weight are equal to their squares respectively। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे 1 से लेकर n तक है और यहाँ n स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर है, तो इसी में हम मिटा रहे हैं। इसका मैं टेबल बनवाऊँगा और सीधे आंसर लिख दूँगा, आप नोट कर लीजिएगा इसको। देखो तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ये x है 1, 2, 3 से लेकर n तक, और उसके जो वेट हैं ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक है। तो x बार लिखोगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 क्यूब, 2 क्यूब से लेकर n क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक। तो ये हम लोग को पता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। समेसन ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और ये होता है समेसन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जितना है वो है आपका कंप्लीट आंसर। तो ये वेटेड अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन हमें ज़्यादा पढ़ना है, उसके बाद डिक्रीज़ करता जाएगा आपका हर चीज़। क्लियर। अब आप लिखिए कंबाइंड मीन, इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। देखिए कंबाइंड मीन क्या होता है बच्चों, जैसे दो डेटा सैंपल हैं, एक में n1 आइटम्स हैं, दूसरे में n2 आइटम्स हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो पहले डेटा सैंपल का अगर x1 बार मीन है, दूसरे डेटा सैंपल का अगर x2 बार मीन है, तो उन दोनों को मिक्सअप करेंगे तो हमारे सैंपल हो जाएंगे n1 प्लस n2। तो उसका जो कंबाइंड मीन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि अपने पास दो डेटा सैंपल हैं, एक है x1 बार और एक है x2 बार, इनके कंबाइंड मीन, और यहाँ साइज़ है n1 n2। तो टोटल सम कैसे निकालेंगे, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार इक्वल टू n1 प्लस n2, और कंबाइंड मीन को अगर मान लिया जाए x बार है तो यहाँ से हमें x बार की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस v1 प्लस v2 पढ़ते हैं, मोलारिटी मिक्सिंग, उसी तरह से ये है n1 x1 प्लस n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 इज़ x बार। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा, है ना। इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस भी आए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपको याद रखिएगा, है ना। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मस्ट बी मेमोराइज। और ये n के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार, और यहाँ n1 प्लस n2 प्लस n3। नॉर्मली हमारे पास दो के लिए ही आता है, तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा। इसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड मीन, है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों अगला होता है इसमें सेक्शन मीडियन का। ये मीडियन क्या है, तो हमारे पास तीन डेटा थे, एक अनग्रुप डेटा, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा और एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। तो अनग्रुप डेटा को आप क्या करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। क्या मैंने बोला, अनग्रुप डेटा को अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो जो सेंट्रल वैल्यूज़ हैं उसी को कहते हैं, मिड वाली वैल्यूज़ को मीडियन।
तो आप कहोगे कि सर ये तो अनग्रुप डेटा में तो 2 केसेस हो जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 11 हैं तो बीचों बीच जाएंगे तो हमें छठा ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, 6th। और अगर 10 हैं तो 5-5 हो जाएंगे, तो जो 5 और 6 है उन दोनों का एवरेज लिया जाता है, इसी को कहते हैं। तो द मीडियन ऑफ ए सीरीज इज़ द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म ऑफ सीरीज व्हेन वैल्यूज आर रिटन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने असेंडिंग ऑर्डर के लिए लिखा है। अनग्रुप डेटा में मान लीजिए ये है, कुछ चीज़ें लिख रखे हैं पहले से, x1 x2 x3 ये दिया हुआ है। तो अगर ऑब्जर्वेशन का नंबर ऑड है तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन हो जाएगा हमारा मीडियन की वैल्यू। मीडियन को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और अगर 10 है तो 5वां और छठा, तो n/2 + n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2 अगर n की वैल्यू इवन है। बस फ़र्क क्या होता है दोस्तों कि जब हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में जाते हैं तो वहाँ पे एक टर्म यूज होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब स्टार्टिंग से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करते जाना। तो अगर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग, टोटल ऑब्जर्वेशन का नंबर अगर n है तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वी प्रिपेयर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें भी हम लोग सेम वर्क यूज़ करते हैं, बस कैपिटल स्मॉल n की जगह कैपिटल N रहता है और कैपिटल N इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें भी ऑड के लिए सेम, इवन के लिए सेम। बस डिस्क्रीट में फ़र्क ये पड़ेगा ना कि आपको डेटा कई सारे रिपीटेड मिलेंगे, जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1 फिर 2 2 2 2 2 2 इस तरह से। तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना बेहतर मानते हैं। तो ये रहा मीडियन, इसमें ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और एक होता है आपका कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए मीडियन। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन हम कैसे निकालते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है, क्लियर। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं पहले इसको कंप्लीट करने के बाद बताता हूँ। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कहती है कि आप स्टार्टिंग से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करते हुए चलिए। जैसे यहाँ है तो 8 ऑब्जर्वेशन गिने, 30 और काउंट कर लिए, 40 और काउंट कर लिए, 90 और यहाँ पे 100। तो ये होता है आपका कैपिटल N जिसको मैं कह रहा था। तो n/2 निकालेंगे तो ये आएगा 50। अब ये 50वां ऑब्जर्वेशन कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे मीडियन क्लास, क्लियर। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 20। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40। मीडियन क्लास के पहले जो है उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 38। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हूँ इसमें L का रोल ये कर रहा है, F का रोल ये कर रहा है 40, और ये अपना कैपिटल F है, और H की वैल्यू कितनी है, 10। मीडियन क्लास कैसे पकड़े, तो हम लोग n/2 निकाले। n/2 जहाँ लाई कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं n/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब 50वां ऑब्जर्वेशन आपका कहाँ लाई करेगा। तो कहोगे कि यहाँ तो 38 ही काउंट किए ना सर, आगे 78 में 38 से लेकर 39 40 41 42 में ही 50th होगा, और 50th में ये वैल्यूज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के लिए अगर हमें मीडियन निकालना हो तो लोअर लिमिट 20 है, प्लस ये 50 माइनस 38 अपॉन मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 40, और क्लास लेंथ कितना है, 10 है। तो ये कट गया, तो ये हो गया 20 + 3 = 23। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि 20 से 30 के बीच में ही आंसर आएगा। किसका आंसर आएगा, मीडियन का आंसर आएगा। मतलब लोअर लिमिट 20 से ऊपर और अपर लिमिट 30 से नीचे। तो ये होता है, इसमें वही हमने लिखा है L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, F फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये मीडियन क्लास डिसाइड किया तो L क्या है, 20, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, और H है क्लास लेंथ। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। वैसे लेंथी फार्मूला होता है, कम आता है एग्जाम में। अब इसके आगे लिखिए आप अगला हेडिंग, मोड। देखो बच्चों, अगला होता है इसमें मोड। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म, मतलब वो टर्म जिसके अराउंड डेटा का इसका मतलब हो। जैसे आपसे ये कहा जाता है कि मोड इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो उसको मोड कहते हैं। हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं बहुलक, मतलब जो बहुत बार आया हो, बहुत बार अपीयर किया हो, उसको कहते हैं बहुलक। जैसे मान लीजिए कोई डेटा लिखा है और सबसे ज़्यादा बार लिखा है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, वो वैल्यू मोड हो जाएगी। जैसे 5 आप देख रहे हैं 50 बार लिखा है तो मोड की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल का नाम है, ना कि नंबर।
है ना। 50 को नहीं कहते हैं मोड, 50 सबसे हाईएस्ट नंबर रिपीट कर रहा है तो उसको देख के 5 रिपोर्ट किए। तो इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज द दैट वेरिएट विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब जो ज़्यादा बार आया हो। अनग्रुप डेटा में जो सबसे ज़्यादा बार लिखा रहेगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में F1 F2 से लेकर Fn तक में जो हाईएस्ट रहेगा उस X1 उसके करस्पॉन्डिंग X1 या X2 या X3 को हम लोग मोड बोल देंगे। और आपका ग्रुप डेटा के लिए ये कैसे होता है वो अपने सिलेबस में नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना कि रिलेशन बिटवीन, ये एक टर्म होता है रिलेशनशिप बिटवीन मीन जिसको हम x बार कह रहे थे, मीडियन जिसको हम कैपिटल M कह रहे थे, और मोड जिसको हम MO कह रहे हैं, M सबस्क्रिप्ट O। तो ये ध्यान रखिएगा जो मोड होता है दिस इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि ये हो जाएगा मोड प्लस 2 टाइम्स x बार होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। मतलब सेक्शन फार्मूला से अगर रिलेट करें तब मीडियन हमेशा मोड और मीन के बीच में लाई करेगा हमेशा यहाँ पे। और जैसे कि हम देख रहे हैं इधर ये रेशियो क्या है 2:1 इंटरनल डिवीजन का। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, ये ज़रूर याद रख लेना। देखो इसको मैंने कैसे याद रखा था, इसको एक तो सेक्शन फार्मूला से रिलेट कर सकते हैं, तो ये वाला भूल जाते हैं हम लोग बार बार। तो मोड पढ़ रहे हैं तो 3 - 2 माइनस बीच में है तो 3 - 2 अच्छा लगेगा। और पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, पहले मीन पढ़े थे फिर मीडियन फिर मोड, उसी ऑर्डर में हमने पढ़ाया भी है। तो आप ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं। कभी भूल भाल गए तो मोड के समय फार्मूला याद किए हैं तो मोड इक्वल टू, और मीन यहाँ लिखें या मीडियन लिखें तो कैपिट में मैच कर रहा है, ऐसे सोच लो। जैसे भी करके दिमाग में सेट हो जाएगा ये, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। अब आप लिखिए, क्या करेंगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। हेलो, तो देखो बच्चों अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक। तो मीन, मीडियन, मोड। मीन में अर्थमेटिक मीन आपको बता दिया है हमने, ज्योमेट्रिक मीन अपने सिलेबस में नहीं है, लास्ट में लिखवा दूंगा। वेटेड अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, ये सब हमने मीन में पढ़ा। मीडियन क्या पढ़ा था, सेंट्रल वैल्यूज व्हेन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा लिखा हो। फिर हम लोग मोड पढ़े थे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टर्म। अब क्या है कि ये तीनों को कहते हैं हम लोग सेंट्रल वैल्यूज़। अब जो अगला हेडिंग है वो आपका है कि इन सेंट्रल वैल्यूज़ के अराउंड अपना डेटा कितना स्कैटर्ड है, डिस्पर्स्ड है, उसी को कहते हैं डिस्पर्जन। द डिस्पर्जन इज द डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ इट्स वैल्यू अबाउट एवरेज सेंट्रल वैल्यूज़, मीन मीडियन मोड। इट गिव द आइडिया ऑफ स्कैटनेस, कितना फैलाव है सेंट्रल वैल्यूज़ के अराउंड। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले रेंज पढ़ना है, एक क्वार्टाइल डेविएशन है उसको नहीं है अपने सिलेबस में। फिर मीन डेविएशन, मीन डेविएशन को MD कहते हैं हम लोग। और तीसरा होता है आपका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसी के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। मीन डेविएशन को MD अबाउट सेंट्रल वैल्यूज़ कहते हैं। इन सब के एक एक करके मैं फार्मूला लिखवाता जाऊंगा, आप आराम से देखना। तो ये जो हमने कहा ना कि जो डेटा हमने मेजर किया है, जैसे मान लीजिए हम अब 10 स्टूडेंट हो, 10 का हमने मार्क्स लिखा, सेंटर मार्क्स निकाल लिया, अब देखा कि कौन कितना स्कैटर्ड है, तो उसी स्कैटनेस की डिग्री को या उसको मेजर करने का जो तरीका है उसको डिस्पर्जन कहते हैं। डिस्पर्जन मतलब फैलाव, कितना फैलाव है सेंट्रल वैल्यूज़ के अराउंड। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाई ए प्रिज्म, एग्जैक्टली उसी तरह से है ना। ये प्रिज्म लाइट का स्कैटनेस नहीं है, ये डेटा का स्कैटनेस है अबाउट सेंट्रल वैल्यूज़, समझे। तो इसी को कहते हैं। अब हमें रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस के बारे में पढ़ना है। ये आसान टॉपिक है, मेन जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट करा रखा है, लेकिन ये आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो अब डिस्पर्जन मेजर करने का जो हमने पहला तरीका बताया था रेंज, वो क्या होता है बच्चों। जैसे हम दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो वो पूछता है कि जो आप सामान देखना चाहते हैं वो उसका रेंज क्या है। रेंज मतलब उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आपके पॉकेट में कितनी है जिसको आप सामान वो दिखाए आपको।
तो क्या करते हैं, मैक्सिमम में से मिनिमम को हटा देते हैं, तो उससे हमें रेंज का पता चल जाता है। रेंज ऑफ ए फंक्शन बोलते थे तो क्या करते थे, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू लिखना। एग्जैक्टली उसी तरह से डेटा का रेंज का मतलब होता है कि अगर कोई एक मिनिमम वैल्यू है और एक मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम को ही हम लोग कहते हैं रेंज। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएट्स ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड रेंज ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ए अगर मैक्सिमम वैल्यू है और मी मिनिमम वैल्यू है डेटा का, तो रेंज हो जाएगा ए माइनस बी, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज जिसको म्यू से डिनोट करते हैं नॉर्मली, उसकी वैल्यू हो जाती है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। मतलब पहले डेटा का रेंज निकालिए और उसके बाद आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल सकते हैं। रेंज निकालने के लिए आप मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम करना होगा। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो रेंज में बस इतना ही है, इसके अलावा कोई नहीं आता। बस ये अच्छे से लिख लेना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू इज़ द रेंज एंड मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम प्लस मिनिमम इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, मीन डेविएशन क्या होता है, तो कोई भी ये मान लीजिए ये सेंट्रल वैल्यूज़ है, सेंट्रल वैल्यूज़ मीन मीडियन मोड। तो मीन डेविएशन ये मान लीजिए कोई डेटा है x1 x2 x3 से लेकर xn तक, तो मीन डेविएशन अबाउट सेंट्रल वैल्यूज़ हो जाता है समेसन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस ए अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। बस इतना है वैल्यू। अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे fi लगा देंगे और यहाँ पे कैपिटल N हो जाएगा, बस इतना ही होता है। अब ए अगर मीन है तो इसी को कहते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये ध्यान से पढ़ना। कभी कभी क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में हम लोग क्रॉस कर देते हैं। मीन पूछा है मीडियन का आंसर कराएंगे, मीडियन पूछा है मीन का आंसर कराएंगे। तो एकदम ध्यान से और लिखिएगा। मीन मतलब वहीं अर्थमेटिक मीन, और मीडियन का मतलब जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो मीडियन निकालने के तरीके, मीन निकालने के तरीके हमने बता रखे हैं। तो अब आपको क्या करना है, पहला मीन निकालने को बोले तो मीन निकालिएगा, फिर सभी ऑब्जर्वेशन में से मीन का नंबर घटा दीजिएगा। होल डिवाइड, इसका कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं होता है, मीन निकालने का शॉर्टकट होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसी को कहते हैं मीन डेविएशन। क्लियर। अब अगला होता है इसमें वेरिएंस। तो किसी भी वेरिएबल जो लिखा है x1 x2, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना xn। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ x, दिस इज इक्वल टू समेसन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n। आपको ध्यान रखना होगा कि ये वेरिएंस का फॉर्मूला है और वेरिएंस को ही लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले को हम ओपन करें तो ये आ जाता है समेसन i वेरी फ्रॉम 1 to n xi स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर माइनस 2 x बार इंटू xi। सिग्मा की प्रॉपर्टी लगाएंगे अपॉन n। ये मान लीजिए n ही है, तो ये समेसन ऑफ xi स्क्वायर होगा और ये n टाइम समेसन x बार का स्क्वायर माइनस 2 x बार समेसन ऑफ xi होल डिवाइडेड बाई n। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा। आप ब्रेक करोगे तो समेसन ऑफ, है ना, थोड़ा सा हमें जगह चाहिए तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए इसको एकदम अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इसमें कोई जल्दीबाजी मत करिएगा। तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला बना समेसन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन n, और ये देखो n कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या हुआ, 2x बार कॉमन लेंगे तो ये आएगा समेसन ऑफ xi अपॉन n। इसको x बार अगेन लिख सकते हैं, तो समेसन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन n प्लस मीन का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मीन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा समेसन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर। और चूंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस पर भी एक बार क्वेश्चन आया है जेईई मेन 2005 में AIEEE। तो इसमें क्या किया बच्चों, वेरिएंस का डिफिनीशंस यही है। बस अगर समेसन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे से FI लिखा जाएगा और यहाँ पे कैपिटल F, मतलब समेसन ऑफ FI जिसको कैपिटल N कहते हैं। और इस ब्रैकेट को ओपन किए तो इसके दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहले हम लोग, इसमें एडवांटेज ये है कि आपको सिर्फ मीन के बारे में पढ़ना है ना। इसमें था इसके पहले वाले में कि ए मीन और मीडियन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो पहले मीन निकाल लीजिएगा, फिर xi में से मीन को हटाइएगा, स्क्वायर करिएगा,
स्क्वायर करते समय वो सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे और फिर उसका एवरेज ले लीजिएगा, ये है पॉइंट। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। मीन हो गया, वेरिएंस हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। आप चाहें तो इसी में लिख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। दिस इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब हमें क्या करना है? वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, वेरिएंस से रिलेटेड 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ ये है कि हम लोग xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर रहे थे और हमने पीछे एज्यूम मीन पढ़ा था। तो अगर सभी डेटा में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें या कोई नंबर ऐड कर दें तो उससे वेरिएंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब 1 2 3 4 का जो वेरिएंस है, लिख के बताता हूँ। पहला पॉइंट ये कहता है कि ये 3 डेटा लिखे हैं x, y और ये z। ये 1 2 3 4 5 लिखा हो, ये 11 12 13 14 15 लिखा हो और ये 21 22 23 24 25 लिखा हो। इन तीनों के वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू वेरिएंस ऑफ z। ये तीनों के वेरिएंस सेम होंगे। वही हमने लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि अगर वेरिएंस ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn भी वेरिएंस ऑफ x है, देन x1 प्लस a x2 प्लस a अप टू xn प्लस a का भी वेरिएंस ऑफ x ही होगा। लेकिन अगर आप a टाइम से मल्टीप्लाई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप कह सकते हो कि सर ये नए वेरिएबल का अगर हम y1 y2 y3 मान लें तो आपको यहाँ पे yi की वैल्यू क्या दी हुई है? xi प्लस a। तो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि y बार होता है x बार प्लस a। तो वेरिएंस ऑफ y अगर मान लेते हैं नया मान के, तो समेसन ऑफ yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन n करेंगे। तो yi माइनस वाई बार करोगे तो क्या हो जाएगा? ये xi माइनस x बार हो जाएगा, x बार, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये सेम रहता है, ए का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, तीसरा पॉइंट आपको बता देते हैं। एक बार इसको अच्छे से पढ़िए। पहले तो पहला पॉइंट नोट करिए कि अगर वेरिएंस, इसी को ओरिजिन शिफ्टिंग करते हैं। ओरिजिन शिफ्टिंग से वेरिएंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कोई डेटा का अगर वेरिएंस दिया है और इसमें हमने कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया तो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरे में क्यों फ़र्क पड़ेगा, इसको देखते हैं। ए स्क्वायर कहाँ से आ गया? तो देखो, अगर मान लीजिए कि दूसरे केस के लिए yi की वैल्यू हम a टाइम्स xi लिखते हैं और वेरिएंस, तो यहाँ से क्या होगा? y बार की वैल्यू a टाइम्स x बार। तो y लिखेंगे तो समेसन ऑफ axi माइनस ax बार का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ से आप देखोगे a स्क्वायर कॉमन आएगा और जो बाकी बच जाएगा उसको वेरिएंस ऑफ x लिख सकते हैं। और तीसरे में क्या है? कंबाइंड इफेक्ट है, b कैंसिल हो जाएगा, a कॉमन आ जाएगा। तो ax1 प्लस b, ax2 प्लस b, ax3 प्लस b, axn प्लस b का जो वेरिएंस होगा वो a स्क्वायर टाइम्स x हो जाएगा। मतलब ये b का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन a से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा। तो इसमें हमने ये सीखा कि अगर स्केल को शिफ्ट करेंगे, मतलब ओरिजिन शिफ्ट करेंगे, रेफरेंस पॉइंट चेंज करेंगे स्केल का, तो वेरिएंस पे डेटा पे कोई वेरिएंस ऑफ डेटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो वेरिएंस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स न्यू वेरिएंस हो जाएगा। इस बात लैम्डा स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वेरिएंस हो जाएगा। दैट इज़ द पॉइंट दोस्तों। इसको एकदम अच्छे से नोट कर लो बच्चों, है ना। नोट कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट। अगला देखो बच्चों, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। वैसे इसका रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से हैं? तो 1 से लेकर n तक का है। तो हमने कहा था कि मीन निकाल लीजिए, अभी अपने पढ़ा है। तो n प्लस 1/2 हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। सबका सम करोगे तो n इंटू n प्लस 1/2 अपॉन n करोगे तो n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1/2 बच जाएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। अब हम लोग वेरिएंस का मतलब सिग्मा स्क्वायर की बात करें तो इसका एक फार्मूला लिखवाए थे, सबके स्क्वायर का सम अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर।
तो जब सबके स्क्वायर का सम करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर अप टू n स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तो ये 6n हो जाएगा माइनस n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो n स्क्वायर माइनस 1/12 आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई करिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि n स्क्वायर माइनस 1/12 इज़ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और ये सिंपल सा है, इसमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हमने यूज़ किया है, मीन ऑलरेडी निकाला था और ये आराम से सॉल्व हो गया था। आई होप ये आपको रिजल्ट याद होगा। ये हमने दो फार्मूले लिखवाए हैं, एक समेसन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n वेरिएंस का फॉर्मूला, और उसी को ओपन करने पे ही आता है। ये कब लगाते हैं? जब हमें ये सब रिजल्ट्स हमें डायरेक्टली पता हो तो यूज़ कर लेते हैं। क्लियर? अब देखो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या नई चीज़ है। तो अभी जैसे हम आपको बता रहे थे कि डेटा में आप कोई नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सभी डेटा में उससे वेरिएंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप ध्यान से देखो, समेसन ऑफ xi माइनस 8 की वैल्यू 9 है और इनके स्क्वायर की वैल्यू 45 है। तो आप सीधे सीधे वेरिएंस लिख सकते हो। और ये क्या लिखोगे? तो समेसन ऑफ xi माइनस, मतलब अगर बात करें सीधे सीधे तो इसको ऐसे डील कर सकते हैं हम लोग कि समेसन ऑफ i वेरी फ्रॉम 1 to 18 xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन 18। क्लियर? तो इसको आप ऐसे भी डील कर सकते हैं, समेसन ऑफ xi माइनस 8 का होल स्क्वायर अपॉन 18 माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन कितना होगा? समेसन ऑफ xi माइनस 18 अपॉन 18 का होल स्क्वायर। 1 मिनट, ये 8 होगा, रियली सॉरी। तो ये कितना दिया है बच्चों? 45 अपॉन 18 माइनस ये कितना है? 9/18 का होल स्क्वायर कर दो। तो ये 9 5/2 माइनस ये कितना होता है? 1/4। तो ये हो गया 9/4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो 3/2 आ जाएगा। 1.5 कई स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं कि सिग्मा को ओपन किया, समेसन ऑफ xi निकाला, इसको ओपन किया, समेसन ऑफ xi स्क्वायर निकाला। उससे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर हमने ये कंसेप्ट समझा है कि डेटा को शिफ्ट करने से वेरिएंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा वेरिएशन। अब इसमें बस एक इंपॉर्टेंट हेडिंग बचती है, लिखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। एक्चुअली जो हम लोग मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब पढ़ रहे हैं, ये यूनिट डिपेंडेंट चीज़ें हैं। लेकिन अगर कभी हमें लेंथ को वेट से कंपेयर करना हो या वेट को लेंथ से कंपेयर करना हो तो इसमें यूनिट इन्वॉल्व होंगी। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक यूनिटलेस चीज़ डिफाइन करते हैं जिसका फ़ायदा, जिसको कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और इसको CVs बोलते हैं शॉर्ट में, CV। और ये होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, जहाँ पे सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ध्यान रखना, जब सिग्मा कहे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर कहे तो वेरिएंस। क्या बोला? सिग्मा कहे तो स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर कहे तो वेरिएंस। और एक्स बार क्या है? तो ये आपका मीन है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये दोनों सेम यूनिट में होने के कारण ये डायमेंशन लेस हो जाएगा और एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आएगी और उससे चीज़ों को कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिस डेटा का ज़्यादा रहता है वो उतना ज़्यादा स्कैटर्ड रहता है, और जितना कम होगा उतना वो डेंस होगा, मतलब क्लोजली पैक्ड होगा, प्रिसाइज जिसको कहते हैं वो चीज़ हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? तो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, ये पूरा फॉर्मूला है। तो थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें कुछ क्वेश्चन से लर्निंग करनी है और एक असाइनमेंट भी हमें देना है जिसको हमें डिस्कस करना है। तो लिखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखो बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम आपको कंबाइंड मीन बताए हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरह से कंबाइंड वेरिएंस होता है। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन क्या लिखा है, तो द मीन ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ साइज 200 and 300 आर 25 and 10 रिस्पेक्टिवली,
दे आर स्टैंडर्ड डेविएशंस, मतलब सिग्मास दिए हुए हैं। द वेरिएंस ऑफ कंबाइंड, वेरिएंस पूछ रहा है, सिग्मा देकर वेरिएंस पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। पहले तो मीन का फॉर्मूला जानते हैं। जैसे अगर बात करें x1 बार की वैल्यू कितनी लिखेंगे, तो कहाँ गया ये समेसन ऑफ xi होल डिवाइडेड बाई 200, और इसकी वैल्यू कितने हैं, पहले का मीन 25, दूसरे का मीन कितना है, तो आप कहोगे सर ये है 10, और इसको समेसन ऑफ yi होल डिवाइडेड बाई 300 लिख सकते हैं। तीसरा डेटा वेरिएंस का, पहले का है 3 स्क्वायर, तो ये इसमें 200 ऑब्जर्वेशन है, तो समेसन ऑफ 200 माइनस मीन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। ध्यान देना, ये 25 का स्क्वायर ही होगा ना, बिल्कुल है ना, इस तरह से याद रखिएगा, 25 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर लिखेंगे, समेसन ऑफ yi का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 300 माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर लिख दिए। अब हमें जो वेरिएंस चाहिए वो ध्यान से देखिए, मान लीजिए z लिख देते हैं, तो सबके स्क्वायर का सम चाहिए, होल डिवाइडेड बाई 500 माइनस z बार का स्क्वायर चाहिए, तो सबके स्क्वायर का सम यहाँ से आएगा। देखो कैसे, ये 200 मल्टीप्लाइड बाई 625 और 9 625 प्लस 9 प्लस यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 16 होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 500 माइनस मीन का स्क्वायर, तो मीन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से टोटल सम निकाल लेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 200 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 300 होल डिवाइडेड बाई 500 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू आती है 67.2। इसमें बस बच्चों क्या है ना कि डेटा को केवल फीडअप करना है, हमें सबका सम चाहिए तो यहाँ से आ जाएगा, सबके स्क्वायर का सम चाहिए तो यहाँ से आएगा। बस ये ध्यान रखिएगा मीन का स्क्वायर होता है, और ये किसका फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का। आपको सिग्मा दिया है। गलतियाँ इसमें स्टूडेंट ये करते हैं कि 3 और 4 सिर्फ लिख के चले आते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो एक बार चेक करिएगा, आंसर शायद 67.2 ही है ना। एक बार आपका जिम्मेदारी बनता है, इसको कैसे करना मैं ये भी बता देता हूँ। पहले तो ये 0 को उड़ा देना है ना, 000000 कैंसिल, उससे आसान कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। वो आपके सामने ही मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे आप कहोगे कि सर कैलकुलेशन नहीं करते, तो ये 00 को उड़ाओ तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए कंबाइंड वेरिएंस है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना होता है 634 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 116 अपॉन 5 माइनस ये 00, तो 50 30 80 बटा 516 का स्क्वायर। एक बार देखो 50 और ये हो जाएगा 30, 50 और 30 कितना होता है 80 अपन 516 का स्क्वायर, बिल्कुल। तो ये 4 दूनी 8 कितना होगा, ये 4 दूनी 8, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12 बटा प्लस ये भी तो है 348 बटा 5 माइनस 256, तो ये हो गया आपका। देखिए ध्यान से, 8 8 16, 6 4 10, 1 11, 12 3 15, 1 16 बटा 5 माइनस 256, तो ये 5 तिहाई 15, 1 5 दूनी 10, 1 5 तिहाई 15.5 माइनस 256, तो ये हो जाएगा 67.2, है ना। अब आराम से देख सकते हैं 0.5 नहीं 0.2 है, तो ये आ जाएगा 67.2 के इक्वल। आंसर एक बार कंफर्म कर लीजिएगा और पेशेंस रखिएगा, इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। एग्जाम में बहुत सारे इधर उधर के फॉर्मूले दिए रहते हैं, कई स्टूडेंट उसको मग लेते हैं और एग्जाम हॉल में भूल आते हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आंसर नंबर सी है। क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना।
कि डेटा को मिलाएंगे तो कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं और कंबाइंड वेरिएंस कैसे निकालते हैं। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों, एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मीन दिया है, वेरिएंस दिया है, आपको ऑब्जर्वेशन का उसमें कुछ मिसिंग है उसको निकालना है, और एक होता है मिसिंग को रिप्लेस करते हैं। तो अगर मिसिंग को निकालना है तो उसको एज्यूम कर लेते हैं और डेटा को यूज़ करते हैं, और मिसिंग को रिप्लेस करना होता है तो पहले ओरिजिनल निकालते हैं फिर न्यू निकाल लेते हैं। तो उसमें सम और सम ऑफ स्क्वायर्स में चेंज करना पड़ता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि आपको 7 ऑब्जर्वेशन में से 5 ऑब्जर्वेशन, जब मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर सेड टू बी 18 and 16 respectively. If the 5 of observation are given to be 2, 4, 10, 12, 14, then find the product of other 2. हमें कभी कभी इंडिविजुअल निकालना की भी ज़रूरत पड़ती है। तो देखो इसमें करेंगे क्या, ये 7 हैं टोटल, 2, 4, 10, 12, 14, x और y मान लेते हैं। तो इसका मीन का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो सबका सम कर दो। तो सबका सम करोगे तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y अपॉन टोटल कितने हैं 7। तो यहाँ से हमें x + y की वैल्यू मिल जाएगी, ये मिल जाएगा 56, 7 8 56, और ये 26, 36, 40, 42। तो ये कितना हो जाएगा 14। ध्यान से देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। 28, 38, 42, 44, एक मिनट, ये 26 होता है ना, 26, 30, 40, 42, 56 सही है। अब क्या करेंगे, सिग्मा का स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, इसके लिए हमने पढ़ा था कि सबके स्क्वायर का सम करेंगे। 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, x स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन 7 माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये 8 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से आपको x स्क्वायर + y स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको करना होगा। तो ये दोनों को जोड़ो तो 8, 64, 80, 8 7 56, 560 माइनस इनको ऐड करो तो 196, 144, 100, 16 और 4। तो ये हम लोगों को काउंट करने होंगे। ये कितने होते हैं, 160 हो जाएगा ना, और ये 200, 300। एकदम आराम से काउंट करिएगा। तो ये हम क्या कर रहे थे, 200, 300, इसमें कौन कौन गए, ये 3 गए, और ये 160, तो ये 460 हुआ। 560 में से 460 हटाओ तो 100 आएगा। क्लियर। तो x + y गिवन है, x स्क्वायर + y स्क्वायर गिवन है। तो आप कह सकते हो कि सर x + y का आप क्या करिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। तो x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2xy = 196। तो यहाँ से ये 100 + 2xy = 196 आ जाएगा। तो 96/2xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 के इक्वल। आंसर नंबर सी। लेकिन यहाँ तक बच्चों पहुँचेंगे कैसे, सवाल ये उठता है कैसे पहुँचोगे। कहोगे कि सर अभी तो आपने फार्मूला लिखवाया है मीन का और वेरिएंस का, उसमें पुट कर देंगे, वैल्यू प्लग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन इज गिवन टू बी। तो ये आपको ये आसान पड़ेगा। वो जो पहला वाला, हमेशा ओपन वाला ही ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। अगर ओपन वाला नहीं मिलता है तब आप दूसरा वाला करिएगा। और यहाँ कैलकुलेशन है बच्चों, केवल इक्वेशन लिख के आपको XY निकालना है। ये हमने वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा है, ये हमने मीन का लिखा है, कहाँ गया ये, और 2 इक्वेशन 2 अननोन है, सॉल्व कर लेना है। XY चाहे तो हम लोग निकाल भी सकते हैं, है ना, ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। जैसा पूछा जाए, जैसा देश वैसा वेश करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और परेशान नहीं होंगे। अब एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे और भी क्वेश्चंस कराएंगे। तो लिखिए क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इफ़ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज़ 10 एंड फर्स्ट m नेचुरल नंबर इज़ 16, फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर। तो देखो हम लोगों ने वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हमने याद भी करवाया था, n² - 1/12 याद होगा आपको। और अगर y सब में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2, 4, 6,
से लेकर 2n, तो इसका वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर आप क्या करिए 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रीवियस आंसर में, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/3 के इक्वल। तो आप ध्यान से देखो आपको क्या गिवन है, तो n स्क्वायर माइनस 1/12 की वैल्यू है 10 और m स्क्वायर माइनस 1/3 की वैल्यू कितनी है 16। तो वैल्यू निकाल लो। तो ये n की वैल्यू यहाँ से 11 आएगी और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 7। आपको m प्लस n निकालना है। अगर फॉर्मूला याद है तो देख ही रहे हैं कितना आसानी से निकल जाएगा। ये हो गया 18। तो बच्चों हम लोग इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चंस बता दिए हैं। जो नहीं बताए हैं वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय करा देंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप एकदम बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हड़बड़ाइएगा मत, हमारे ऊपर भरोसा रखिए, अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। हम अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर रहे हैं अगर उसका 50% भी मेहनत करोगे ना तो 80 नंबर आ जाएगा फरवरी अटैम्प्ट में, और आगे के अटैम्प्ट में भी आपके आएंगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। एक चीज़ ध्यान रखना है, इस पर और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उसकी प्रैक्टिस शीट मैं दे दूंगा आपको और डिस्कशन में भी करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके बाद हम आपके मेन कोर्स स्टार्ट कर देंगे, है ना। ये इतना करने से हमारे 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे ऑलमोस्ट। 5 क्वेश्चन कहते हैं ना पंजा मार के फिर आगे बढ़ जाएंगे, है ना। जल्दी मिलते हैं दोस्तों, गुड डे।